दोस्तों, मैं सुजीत बाजपेयी आप सभी लोगों का एनसीईआरटी क्लासेस में बहुत स्वागत करता हूं। और चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। और आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 की प्रैक्टिस करी होगी, उनको देखा होगा, उनका रिवीजन किया होगा। मैं एक बार फिर से आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि ये जो हमारी क्लासेस चल रही हैं एनसीईआरटी की, इसमें हम लोग अभी कहाँ पर है? क्लास 8 में। क्लास 8 का एनसीईआरटी का चैप्टर 3 और ये एनसीईआरटी है इंडियन हिस्ट्री की। और ये जो क्लास 8 वाली एनसीईआरटी है, इसका संबंध है आपका किससे? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से। ठीक है, आधुनिक भारतीय इतिहास से। ठीक है भाई। अच्छा चलिए, तो अपने सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है भाई। चैप्टर है रूलिंग द कंट्री साइड, कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है, उनका प्रशासन किस तरीके से चलता था। ठीक है, आप लोग स्क्रीन पर देखेंगे जरा। ठीक है, आप लोग अगर स्क्रीन पर निगाह रखें, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए आसानी होगी इसको देखने में। ठीक है, चलिए एक बात मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये पीडीएफ होती है। मैं पढ़ाने में इंग्लिश की पीडीएफ सामने रखता हूं, लेकिन जब मैं डिस्कशन करता हूं, देन डिस्कशन आपका बाइलिंगुअल। ठीक है भाई। ये एक इमेज है हमारे सामने, इस इमेज को देखिए। ठीक है, इस इमेज को आप देखिए। क्या है इस इमेज के अंदर में? इस इमेज के अंदर में रॉबर्ट क्लाइव को दिखाया गया है। एंड रॉबर्ट क्लाइव को दिखाया गया है एक्सेप्टिंग द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा फ्रॉम मुगल रूलर इन 1765। पिछली क्लासेस में मैंने आपको बैटल ऑफ बक्सर के बारे में बताया होगा, और बैटल ऑफ बक्सर के बाद में इलाहाबाद की संधियां हुई थी। ये डेटा एड ऑन है, जो मैं बता रहा हूं ये एड ऑन डेटा है। ठीक है, ओके। तो इलाहाबाद की पहली संधि हुई थी फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद की पहली संधि, फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, कब हुई? हिंदी में ट्रीटी दैट इज संधि। ठीक है, कब हुई? अगस्त 1765 में। ठीक है भाई। अच्छा, तो इसके माध्यम से मुगल बादशाह जो था शाह आलम द्वितीय, इस समय मुगल एम्परर कौन था? इस समय जो मुगल बादशाह था उसका नाम था, मुगल बादशाह का नाम था शाह आलम द्वितीय। ठीक है भाई, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, और इसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा से दीवानी का मतलब लगान, दीवानी का मतलब लगान, लगान वसूलने का जो अधिकार है वो किसको दे दिया था? अंग्रेजों को दे दिया। आप यहाँ देखिए सारी चीजें लिखी हैं। ये संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को। ये फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है। ये फर्स्ट ट्रीटी ऑफ, जो मैंने ऊपर लिखा था, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया है। मुगल एम्परर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल। बंगाल का लगान वसूलने का अधिकार मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अच्छा भाई, चलिए, तो ये सारी की सारी चीजें हैं यहाँ पर। अब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अंदर में लगान वसूलने का अधिकार मिला, लेकिन लगान क्या, वो यहाँ पे लूट पाट करेंगे बहुत बुरी तरीके। ओके, as Diwan, the company became the chief financial administrator of the territory under its control। मतलब कि जो क्षेत्र अंग्रेजों के नियंत्रण में था, उसका पूरा का पूरा प्रशासन अब कौन देख रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग देखेंगे। और कौन सा प्रशासन? यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है, कौन सा प्रशासन? तो जवाब होगा जी, राजस्व प्रशासन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है भाई। ओके, नाउ इट हैड टू थिंक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द लैंड एंड ऑर्गेनाइजिंग इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेज। दिस हैड टू बी डन इन अ वे दैट कुड यील्ड इनफ रेवेन्यू। अब ऑब्वियसली अब वो लोग ऐसी पॉलिसीज लेकर के आएंगे कि अब उनके पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आ सके, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा वो कमा सके। अच्छा भाई, अब
कंपनी धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ रही थी बंगाल के अंदर में, ठीक है भाई। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने रेवेन्यू को बढ़ाना चाहती थी। अब अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए वो अलग अलग चीजें जो है प्रयास करेंगे, नीतियां लाएंगे। रेवेन्यू फॉर द कंपनी, कंपनी को जो राजस्व की प्राप्ति हो रही थी, ठीक है, वो किस तरीके से हो रही थी, कैसे हो रही थी, वो सब चीजें हैं यहाँ पे। कंपनी दीवान तो बन चुकी थी, ये बात तो मैंने आपको बता दी। दीवान का मतलब है कि लगान वगैरह की जो वसूली का अधिकार था वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ चुका था। अच्छा, लेकिन अभी भी कंपनी जो है वो एक व्यापारी की तरह ही देखी जा रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडर के तौर पर ही उनको देखा जा रहा था। लेकिन कंपनी को क्या चाहिए था? इट वांटेड अ लार्ज रेवेन्यू, कुछ ज्यादा लगान चाहिए था। लेकिन वो ये भी इस बात को चाह रहे थे कि यार हमें मतलब ज्यादा प्रशासन के ऊपर खर्चा ना करना पड़े, ज्यादा बंदोबस्त में ना खर्चा करना पड़े, मतलब आसान भाषा में कहे तो हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा। इनपुट कॉस्ट कम से कम हो और हमारे पास मुनाफा लगान अधिक से अधिक आए। क्या किया फिर लोगों ने? The effort was to increase the revenue as much as it could and buy fine cotton and silk cloth as cheaply as possible। देखिए, एकदम सिंपल व्यापारी वाली मानसिकता यहाँ पे दिखाई पड़ रही है हम लोगों को। क्या मानसिकता है, क्या मेंटेलिटी है कि लगान अधिक से अधिक वसूले भारत से और कॉटन और सिल्क क्लॉथ जो है वो सस्ते में खरीदें। भाई जितना सस्ते में भारत में खरीदेंगे ये कपड़े, चीजें, वस्तुएं, उतना ही महंगे में जाके बेचने का स्कोप होगा और दोनों के बीच का जो मार्जिन होगा वो इनका मुनाफा है। Within 5 years, the value of goods bought by the company in Bengal doubled. Before 1865, the company had purchased goods in India by importing gold. 1865 के पहले, मुख्य रूप से 1865 के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत के अंदर में जो है वस्तुओं को खरीदने के लिए सोना लेकर के आती थी। कहां से? ब्रिटेन से। Now the revenue collected in Bengal could finance the purchase of goods for export। ये जो ईयर है ना, यहाँ पे ईयर पे डाउट है। सीधे तौर पर तो मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन मुझे इस ईयर पे डाउट है। जी हाँ, ये ईयर मेरे हिसाब से ये ईयर होना चाहिए 1765। क्योंकि जो अलग अलग हिस्टोरियंस हैं, विपिन चंद्रा हो गए या स्पेक्ट्रम की बुक हो गई या बीएल ग्रोवर सर हो गए, उन्होंने 1765 को जो है मार्क किया है कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद जिस सिचुएशन के बारे में ये एनसीईआरटी में लिखा है ना, ये सिचुएशन कब से क्रिएट हुई थी? ये सिचुएशन क्रिएट हुई थी बैटल ऑफ प्लासी के बाद, खास तौर पे जब बक्सर जीत लिया, मतलब कि 1765। 1765 के पहले तो मैं 1865 के हिसाब से नहीं बताऊंगा, मैं 1765 के हिसाब से। यू आर गोइंग टू अपीयर इन द एग्जाम ऑफ टीचर्स एग्जाम, सीटेट वगैरह में, ठीक है, तो फिर आप 1865 फॉलो करो, ठीक है। लेकिन व्हाट आई थिंक दिस इज इनकरेक्ट, गलत है। तो बैटल ऑफ बक्सर, और यहाँ पर भी देखो ना, ये सब ईयर जो है 1770s के आसपास के हैं। क्लाइव वगैरह 1765 में ही भारत में थे। आगे बात समझ में? तो 1865 100 साल का ब्रेक, 100 ईयर्स एकदम से मूव कर गए। तो ये अपने आप में टाइपिंग मिस्टेक लगता है, ये जो है नोइंगली नहीं होगा, अननोइंगली मिस्टेक हुआ होगा। बाकी आप जिस भी एनसीईआरटी को देखा तो आप भी उस पर देख ले, हालांकि ये एनसीईआरटी की वेबसाइट से निकाली गई पुस्तक, तो सब में भी ऐसा ही होने वाला है जहां तक मुझे लगता है। अच्छा, तो 1765 के पहले होता क्या था कि अंग्रेज ब्रिटेन से गोल्ड लाते थे, सिल्वर लाते थे, भारत से वस्तुएं खरीद के ले जाते थे। बदले में हमें क्या मिलता था? गोल्ड सिल्वर हमको मिलता था, हमारा कच्चा माल वो ले जाते थे, रॉ मटेरियल वो खरीद के लेके जाते थे। लेकिन नाउ द रेवेन्यू, अब देखो नाउ द रेवेन्यू, ये नाउ वर्ड को पकड़ो। मतलब क्या हो रहा है कि वो अभी की घटनाओं की बात कर रहा है, वो बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर के आसपास की बात कर रहा है। तो ये ऑटोमेटिकली ये ईयर जहां पे गलत दिखाई पड़ता है। और देखो मिसप्रिंटिंग होता है एनसीईआरटी में, हम सभी लोग जानते हैं। नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। ये एग्जाम में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन सकते कि बैटल ऑफ बक्सर के पहले अंग्रेज भारत के अंदर में गोल्ड और सिल्वर लाते थे वस्तुएं खरीदने के लिए, लेकिन स्टेटमेंट नंबर 2 में लिख देगा बैटल ऑफ बक्सर के बाद अंग्रेज भारत से ही जो गोल्ड और सिल्वर था उसको लूटते थे और हमारा ही सोना चांदी हमको ही वापस दे करके हमसे हमारा कच्चा माल खरीद लेते।
जरा आप समझो, भारत से कच्चा माल तो बाहर जा रहा है, रॉ मटेरियल तो बाहर जा रहा है, लेकिन क्या भारत में कुछ पैसा आ रहा है? नहीं आ रहा, क्योंकि जो गोल्ड और सिल्वर हमको दिया है वो तो हमारे देश का ही था ना। तो अल्टीमेटली लॉन्ग रन में देखिए तो देश को नुकसान हो गया, और इस तरीके से अब भारत में गरीबी बढ़ेगी। ठीक है भाई, अब गरीबी बढ़ेगी। Soon it was clear that the Bengal economy was facing a deep crisis, जो कि मैंने आपको पहले कहा। अब आर्टिसंस जो दस्तकार थे, शिल्पकार थे, वह डिजर्टिंग विलेजेस। अब भाई जब काम धंधा नहीं रहे, लोग गांव छोड़ेंगे। Since they were being forced to sell their goods to company at low prices, किसानों के साथ क्या हुआ? Peasants were unable to pay the dues they were being demanded। जो लगान बहुत ज्यादा था, किसान लगान नहीं दे पा रहा था। शिल्पकार, दस्तकार सस्ते में उनसे वस्तुएं खरीदी जा रही थी, मजबूर किया जा रहा था उनको। ओके, तो अभी अल्टीमेटली यहाँ पर है क्या कि बंगाल की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। देन इन 1770, देखो अभी अभी क्या बता रहा था यहाँ पे, देखो ये एनसीईआरटी, ये इसे कहते हैं ना, इसे कहते हैं मासूम गलतियां। ये मासूम गलतियां है, ये 1865 देखो खुद ही फंस गया। यहाँ 1770 लिख दिया कि 70, और ये बिल्कुल सच बात है कि 1770 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। तो इसीलिए मैं कह रहा था ना कि यार ये ईयर ना यहाँ पे 1765 होना चाहिए एग्जैक्ट। ठीक है, ये गलत ईयर लिखा है, 1865 नहीं होना चाहिए यहाँ पे, और ये प्रूव हो गया, फिर से प्रूव हो गई ये बात। लेकिन मैं फिर से बोलूंगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं वो तो 1765 देख लें, लेकिन जो टीचिंग की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उनको तो एनसीईआरटी में अगर यहाँ मच्छर मरा हुआ चिपका है ना तो वो भी कर ही लेना है। आसान भाषा में समझो, ठीक है, कि एनसीईआरटी में लिखी हुई बातें ब्रह्म वाक्य है, उससे ना आगे ना पीछे। बंगाल में भयानक अकाल पड़ा और 1/3 आबादी बंगाल की खत्म इस अकाल के अंदर में। और यह अकाल किसकी वजह से पड़ा था? अंग्रेजों से। अंग्रेजों का शासन अपने, मतलब उसकी जो सबसे एक बुरी चीज जो है, भारत में करोड़ों लोग भूख से मर गए। जी हाँ, भूख से। और जिस समय ये अकाल पड़ा था ना, अंग्रेजों ने इसमें हड्डियां, इंसानों की हड्डियों का पाउडर बना करके आटे में मिला के बेचा है। और जिस समय बंगाल में फेमाइन पड़ा था ना 1770 वाला, तो उस समय ये लोग भारत से अनाज को विदेश भेज रहे थे। जब किसी देश में अकाल पड़ता है ना, तो वहां से अनाज को निर्यात नहीं किया जाता, एक्सपोर्ट नहीं किया जाता मेरे दोस्त, और ये एक्सपोर्ट कर रहे थे। इतना भयानक अकाल था कि लोग चूहे बिल्ली मार के खा गए। इसकी वजह से, इसकी वजह से, अंग्रेजों की वजह। जब मेरे सामने कोई कहता है ना कि अंग्रेज अच्छे थे, तो मेरा मन करता है कि तुम 1770 के अकाल में मर क्यों नहीं गए, जिंदा क्यों हो तुम? और ये इकलौता अकाल नहीं है, ढेरों पड़ेंगे ऐसे, ढेरों। जितने लोग गोलियों से नहीं मरे ना, उतने तो भूख से मर गए, उससे कहीं अधिक तो भूख से मर गए अंग्रेजों के शासनकाल में। अच्छा कहां से कि अगर इतना ढेर सारा बुरा हुआ और उसमें इतना से कुछ अच्छा है, तो आप कह रहे हो अच्छा है? मैं नहीं मानता ऐसे किसी अच्छे को। ठीक है, इतना अच्छा होता, इतनी बुराई होती तो मान भी लेता कि चलो कोई किसी बुराई। ओके, अच्छा भाई, इसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को जब लगा कि अब उसका लगान जो है, जितना लगान उसको मिल रहा था उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही, तो ऐसे में एक बंदा आया, इसका नाम था कॉर्नवालिस। और कॉर्नवालिस एक पॉलिसी लेकर के आया जिसका नाम था स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त। कौन लाया? कॉर्नवालिस। कब लाया? 1793 में लाया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का प्लान क्या था? कॉर्नवालिस क्या प्लान बना रहा था कि इनकम कैसे बढ़े ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब देखो, इनकम, कॉर्नवालिस ने प्लान तैयार किया, इनकम तब बढ़ेगी जब भारत के लोगों की इनकम बढ़े। अगर राजे रजवाड़ों की, जमींदारों की इनकम बढ़े, तो बहुत जाहिर सी बात है कि वो हमको अधिक लगान भी देंगे। भाई सिंपल समझिए ना कि अगर भारत सरकार कुछ ऐसा करती है कि भारत के अंदर में लोगों की इनकम बढ़ती है, तो लोग टैक्स भी पे करेंगे ना। तो कॉर्नवालिस ये सोच के एक नया प्लान लाया जिसे हम लोग कहते हैं स्थायी बंदोबस्त। अच्छा भाई, तो इसमें इसने सेटलमेंट किया राजाओं के साथ में, तालुकादार, गांवों के अंदर में तालुकादार हुआ करते थे, छोटा मोटा जमींदार समझ लो आसान भाषा में।
ठीक है, तालुकादार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार, जो बात मैंने आपको बताई, ठीक है, कि जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें थी। अब इनसे कहा गया कि आप लोग लगान वसूलेंगे किसानों से, और वो लगान वसूल करके कंपनी को दे देंगे आप। अच्छा, चूंकि अमाउंट फिक्स था, इसीलिए इसे नाम दिया गया परमानेंट सेटलमेंट। अब इसमें था क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शेयर था वो था 10/11, और जो जमींदार था उसका शेयर कितना था, 1/11 ऑफ रेवेन्यू। मतलब टोटल रेवेन्यू का, टोटल लगान का, रेवेन्यू मतलब लगान, टोटल लगान का 10/11 ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलता था, और जमींदार को मिलता था 1/11। ठीक है, ओके। The amount to be paid was fixed permanently, that is, it was not to be increased ever in future. It was felt that this would ensure a regular flow of revenue into his coffers, and at the same time encourage the zamindars to invest in improving the land. Since the revenue demand of the state would not be increased, zamindar would benefit from increased production from the land. ये थ्योरी है, अभी प्रॉब्लम क्या आएगी वो आगे बताऊंगा, और एनसीईआरटी में लिखा है द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या आया वो बताऊंगा। तो कॉर्नवालिस क्या सोच रहा था कि भाई हमने तो लगान फिक्स कर दिया, मान लो रेवेन्यू कितना फिक्स कर दिया, एक्स, तो एक्स का 10/11 हमारी जेब में आएगा, 1/11 इनकी जेब में जाएगा। कॉर्नवालिस वाज थिंकिंग कि अब जो राजे रजवाड़े हैं उनको एक टेंशन फ्री हो गए वो, कि भाई कि कंपनी की लगान की डिमांड बढ़ेगी, कंपनी की लगान की डिमांड तो फिक्स हो गई, तो अब जो जमींदार है वो प्रोडक्शन बढ़ाएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कंपनी की तो जो डिमांड है वो तो फिक्स है, तो अब जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगा वो किसके पास आएगा, जमींदार के पास आएगा, जमींदार का फायदा है। कॉर्नवालिस ने, ये ब्रिटेन का सिस्टम था, जी हाँ, ये ब्रिटेन में सक्सेसफुल रहा, ही वाज थिंकिंग भारत में भी काम करेगा, कि लोग इंसान तो इंसान होता है। अच्छा भाई, अब प्रॉब्लम क्या है वो देखिए। The permanent settlement, however, created problems. Company officials soon discovered that the zamindars were in fact not investing in the improvement of land. बहुत जल्दी ये बात समझ में आई ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को कि जमींदार जो है वो जमीन या फसल को बढ़ाने में या उत्पादन को बढ़ाने में तो कुछ इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रहे, एंड द रेवेन्यू हैड बीन फिक्स्ड वाज सो हाई that the जमींदार्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे। अब प्रॉब्लम देखी कि अंग्रेजों ने लगान को फिक्स तो कर दिया, लेकिन आप देखो ना यार, आप खुद देखो यार, 10/11 तो साहब आप ले रहे हो, मतलब 89%। अभी पागल हो रहे हो क्या, 89% तो अपनी जेब में रख रहे हो, हमको दे रहे हो तुम मोटा मोटा 11%, हम पागल है, माथे पे हमारे कुछ चमक रहा है क्या? ठीक है, ओके, तो सीधी सी बात है यार, जमींदार बोलेंगे मतलब पागल समझ रखा है क्या हमको, हम दुनिया को बता रहे हो तो हमको बता रहे हो। ओके, एनीवन हु फेल्ड टू पे द रेवेन्यू लॉस्ट हिज जमींदारी। अब ये और डंडा, इसको हम लोग कहते हैं सनसेट लॉ, सूर्यास्त कानून कहते थे इसको हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं सनसेट लॉ, सूर्यास्त कानून कहते हैं। ठीक है, कि लगान नहीं दे पाएगा तो जमींदारी भी गई। अच्छा भाई, आगे चलते हैं हम लोग यहां से। By the first decade of the 19th century, the situation changed. 19वीं शताब्दी के पहले दशक में, 19वीं शताब्दी का मतलब क्या हो गया, 1801, 1801 से आरंभ हुआ। ठीक है, तो 1801 से लेके 1810 लगा लीजिए। द प्राइसेस इन द मार्केट रोज, मार्केट में वस्तुओं के दाम बढ़ गए, और धीरे धीरे जब वस्तुओं के देखो दाम बढ़ेंगे तो किसान मोटिवेट होगा थोड़ा सा कि चलो दाम बढ़ रहा है, खेती करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। This meant an increase in the income of the zamindar, but no gain for the company since it could not increase the revenue demand that had been fixed permanently. लेकिन अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जमींदार की इनकम क्यों बढ़ी है, क्योंकि वस्तुओं की मार्केट में डिमांड बढ़ गई, तो जमींदार को थोड़ा सा तो फायदा हुआ, थोड़ा सा फायदा जमींदार को हुआ, लेकिन कंपनी को फायदा नहीं होगा। आ रही बात समझ में?
अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज और है कि जमींदार को थोड़ा सा फायदा हुआ, इसके बाद भी इवन देन द जमींदार डिड नॉट हैव एन इंटरेस्ट इन इंप्रूविंग द लैंड। क्यों? क्योंकि जमींदार के दिमाग में अभी भी डर था कि जो पैसा आ रहा है बचा लो उसको, पता नहीं कब जमींदारी चली जाए तो इनकम ही नहीं रहेगी। तो ऐसी चीज, ऐसी जगह पे क्यों पैसा लगाएंगे जो डाउट में है। ईस्ट इंडिया कंपनी कभी इस बात को समझ नहीं पाई और ऐसे में ये लगातार प्रेशर क्रिएट करते रहेंगे, अलग अलग पॉलिसीज लाते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। ठीक है भाई, ओके, तो चलिए ये बातें हुई। एक ऑथर हुए हैं कॉलब्रुक, बंगाल की रैयत पर इन्होंने कुछ बातें लिखी हैं। ठीक है, और यहाँ पर देख लेंगे, इस पैराग्राफ को पढ़ लेंगे आप लोग। इसको हम लोग एब्सेंटी जमींदार कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्सेंटी जमींदार, जिसकी चर्चा यहाँ पे एस टी कॉलब्रुक कर रहा है। होता क्या था कि मान लीजिए कोई बड़ा जमींदार है, अच्छा भाई, अंग्रेजों ने उसके साथ में किया है सेटलमेंट, और ये जमींदार किसी और को कॉन्ट्रैक्ट दे करके, ठेका दे करके हट जाता है। ये काम करो, तुम इतना उत्पादन कर लो और हमको दे देना और फिर आगे हम देख लेंगे। तो इस तरीके से अल्टीमेटली किसान के ऊपर जो बर्डन था वो बढ़ता चला गया। ठीक है भाई, the under tenants depressed by an excessive rent in kind and by usurious returns for the cattle, seed and subsistence advanced to them। इससे किसान सूदखोरों के और महाजनों के जाल में फंसता हुआ चला गया, वो अपना इनपुट कॉस्ट भी नहीं निकाल। चलो भाई थोड़ा और आगे चलते हैं। तो अब अंग्रेजों को जो परमानेंट सेटलमेंट था उसकी कमियां समझ में आ गई। अच्छा भाई, तो अब बहुत जाहिर सी बात है कि अंग्रेजों ने नया सिस्टम तैयार किया जिसे हम लोग कहते हैं महाल। महाल का मतलब क्या होता है? महाल इन ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड, महाल इज द रेवेन्यू स्टेट विच मे बी अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है कि महाल में गांव, एक गांव हो सकता था या गांवों का समूह भी हो सकता था। अब गांव तो पता है, जमीन का टुकड़ा पता है, लेकिन ग्रुप ऑफ विलेजेस भी हो सकता था। लोग यहाँ धोखा खा जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे। तो अंग्रेजों के मुताबिक महाल क्या था? रेवेन्यू स्टेट था जहां से उनको लगान मिलता था। इसमें एक गांव हो सकता था या गांवों का समूह भी हो सकता था। क्या भाई? अच्छा चलिए अब महाल के अंदर में एक बंदा था इनका, उसका नाम था हॉल्ट मैकेंजी। ये प्लान लाया था, 1822 से लागू हुआ था। बेसिकली उत्तर प्रदेश के जो एरियाज थे वहां पर इसको लागू किया गया। उत्तर प्रदेश, कुछ एरिया पंजाब के भी थे, वहां भी इसको महालवाड़ी। ठीक है, ओके। रैयतवाड़ी भी यहाँ पर है, जिसे थॉमस मुनरो लेकर के आया था। आप उसकी चर्चा अगर यहाँ पर है तो बताऊंगा मैं आपको, लेकिन पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी के हिसाब से। ये नहीं कि अगर नहीं है रैयतवाड़ी तो फालतू में पढ़ा दो, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी के हिसाब से ही चलूंगा मैं। एक्स्ट्रा पढ़ाने का मतलब हो जाएगा तो फिर तो मामला बिगड़ जाएगा ना। हमें एनसीईआरटी को फॉलो करना है स्ट्रिक्टली, ताकि आपको भी रहे कि हमने एनसीईआरटी बढ़िया से अपनी कंप्लीट की। देखो इसमें रैयतवाड़ी बताई गई है, मुनरो सिस्टम या और रैयतवाड़ी एक ही। पढ़ाऊंगा, बिल्कुल पढ़ाऊंगा, धूमधाम से पढ़ाऊंगा मैं आपको। एनसीईआरटी का एक एक अक्षर पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है भाई, चलिए देखिए। तो हॉल्ट मैकेंजी इस प्लान को लेकर के आया था। ठीक है, and the estimated revenue of each plot within a village was added up to calculate the revenue that each village had to pay। और इस डिमांड को, दिस डिमांड वाज टू बी रिवाइज्ड पीरियडिकली, समय समय पर इसको चेंज भी करते थे। तो परमानेंट में क्या था? लगान की डिमांड फिक्स थी, लेकिन यहां पर फिक्स नहीं थी। The charge of collecting the revenue and paying it to the company was given to the village headman rather than the zamindar। And this system came to be known as the महालवाड़ी सेटलमेंट। आप जरा ना एक डायग्राम देखो तो बढ़िया समझ में आएगा आपको। यहां देखिए, जो सिस्टम था अपना, कौन सा सिस्टम था? ये वाला। ठीक है, परमानेंट। परमानेंट में क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी थी,
इसने बंदोबस्त किया जमींदार से और जमींदार किसान से, ऐसे कनेक्शन था। ठीक है, लेकिन अब आगे क्या कर दिया इन्होंने, महालवाड़ी में क्या कर दिया, महालवाड़ी में ईस्ट इंडिया कंपनी और महाल ग्रुप और ग्रुप ऑफ विलेजेस या एक गांव, और हर एक गांव में एक सरपंच, एक मुखिया, एक हेडमैन तो होता ही था। देयर वाज अ हेडमैन इन एवरी विलेज। और सरपंच को जिम्मेदारी दी गई कि तुम अपने गांव में, अब एक गांव में मान लीजिए 10 प्लॉट है, 10 खेत हैं, 15 खेत हैं, तो उन 15 खेतों से जो भी लगान आता है, जो किसान है, ठीक है, उन किसानों से वो लगान सरपंच या हेडमैन इकट्ठा करेगा और इकट्ठा करके ईस्ट इंडिया कंपनी को पे कर देगा। ये प्लान बन गया महालवाड़ी में। तो अब और इसमें लगान को ये रिवाइज भी कर रहे थे, तो अब अंग्रेजों को उम्मीद थी कि अब उनकी इनकम बढ़ेगी, लेकिन इसमें करप्शन हुआ महालवाड़ी के अंदर में। महालवाड़ी में क्या हुआ, करप्शन हुआ। तो आइडिया किसका था, हॉल्ट मैकेंजी का था, 1822 के अंदर में आया था। सरपंच के साथ में सेटलमेंट किया गया। महाल क्या था, विलेज या ग्रुप ऑफ विलेजेस। भ्रष्टाचार हुआ सरपंचों के द्वारा, यहाँ भी दिक्कतें आई अंग्रेजों को। इन सब के बीच में मद्रास के अंदर में थॉमस मुनरो ने एक अपना एक्सपेरिमेंट किया, जिसे हम लोग कहते हैं रैयतवाड़ी। और इसमें इसने क्या किया, इसमें रैयतवाड़ी में इसने क्या किया कि सीधे सेटलमेंट किया किसानों के साथ में, ईस्ट इंडिया कंपनी टू, सीधे रैयत से। रैयत का मतलब क्या है, किसान या जब अनाज उगाने वाले कल्टीवेटर्स। ठीक है भाई, तो इन्होंने रैयतवाड़ी से वैसे काफी मुनाफा कमाया। ठीक है, इसको स्टार्ट कहां से किया गया था, मद्रास से आरंभ किया गया था। मद्रास का एक गवर्नर रहा था थॉमस मुनरो 1819 से 1826 तक। ठीक है भाई, वैसे इसके साथ में एक और बंदा था और इसका नाम था रीड, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, ये भी बंदा था इसके साथ में। ठीक है भाई, अच्छा, तो ये बेसिकली कहां पर लगाया गया, इसको साउथ इंडिया को ट्राई किया गया, साउथ इंडिया में, बॉम्बे में, इन एरियाज में इसको ट्राई किया। अच्छा भाई, तो यहां तक बात हुई हमारी आपकी इन सारे सिस्टम्स को लेकर के। क्रॉप्स फॉर यूरोप, इसको आसान भाषा में आप समझिए कृषि का वाणिज्यीकरण, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब यूरोप में जो फसलों की डिमांड थी वो डिफरेंट थी, भारत में जो फसलें उगाई जा रही थी वो डिफरेंट थी। जैसे यूरोप के अंदर में बाय द लेट 18th सेंचुरी द कंपनी वाज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू एक्सपेंड द कल्टीवेशन ऑफ ओपियम एंड इंडिगो, नील, हिंदी में कहते हैं नील, कपड़े रंगने में इसका इस्तेमाल होता था। और अफीम का ये जो उत्पादन करवाते थे और अफीम को जाकर के ये सेल करते थे कहां पर, चीन के। यूरोप में भी काफी डिमांड थी अफीम के नशे के लिए। इन द century and a half that followed, the British persuaded or forced cultivators in various parts of India to produce other crops. ऐसी फसलें उगाने पर अंग्रेजों ने फोकस किया जिससे उनको ज्यादा फायदा हो। ध्यान रखना, भारत में अकाल पड़ने का यह भी एक रीजन था कि जिन खेतों में गेहूं उगना चाहिए था, चावल उगना चाहिए था, वहां पर क्या अफीम उग रही है, इंडिगो, नील की खेती हो रही, जूट उगाया जा रहा है, चाय उगाई जा रही है, गन्ना उगाया जा रहा है। गन्ना रोटी की जगह तो नहीं खा लोगे ना मेरे दोस्त, गन्ना रोटी की जगह तो नहीं खा लोगे ना, लेकिन कैश क्रॉप है, मुनाफा अधिक है। तो अंग्रेज किसानों को मजबूर कर रहे थे इन चीजों की खेती के। एग्जाम में क्वेश्चन हो सकते हैं। बंगाल जूट के लिए, असम में चाय, शुगर केन, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, पंजाब में जो है गेहूं, महाराष्ट्र में कॉटन, और पंजाब में कॉटन, और मद्रास में चावल, इन फसलों को इन्होंने प्रमोट किया। ठीक है भाई, ओके, ये इंडिगो की कहानी मैंने बता दी है आपको। ठीक है, ओके। कलमकारी के बारे में यहाँ बताया गया है। कलमकारी एक आर्ट हुआ करता था जो कि आंध्र प्रदेश के जुलाहे इसका इस्तेमाल करते थे, कलमकारी का। इसमें फूलों की पेंटिंग्स वगैरह कपड़ों पर बनाई जाती थी, कलमकारी कहते थे इसको। ठीक है,
ध्यान रखना कलमकारी, कलमकारी कहाँ से, आंध्रा के एरिया में, ठीक है भाई। ओके, इंडिगो की बातें मैंने बता दी आपको। व्हाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो, भारत के इंडिगो की, भारत के नील की इतनी डिमांड क्यों थी। अब जो अगला मुद्दा है हमारे सामने वो ये है कि भारत का जो नील था उसकी डिमांड इतनी क्यों थी। देखिए, द इंडिगो प्लांट ग्रोस primarily इन द ट्रॉपिक्स, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, वहां पर जो है मुख्य रूप से इंडिगो की जो है नील की खेती की जाती है। 13वीं शताब्दी से जो है इंडियन इंडिगो दिस वाज बीइंग यूज्ड बाय द क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स इन इटली। भारत में ऐसा नहीं, कोई खेती होती थी इंडिगो की, लेकिन जितनी जरूरत थी उतनी होती थी, मजबूरी में नहीं होती थी। कपड़ों को रंगने में इसका इस्तेमाल होता था, मैंने पहले बता दिया। इटली में भारत के इंडिगो की काफी डिमांड रहती थी। हाउएवर ओनली स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इंडियन इंडिगो रीच्ड द यूरोपियन मार्केट एंड इट्स प्राइस वाज वेरी हाई। European cloth manufacturers therefore had to depend on another plant called wood to make violet and blue dyes. Being a plant of the temperate zones, wood was more easily available in Europe. अब यूरोप की जलवायु उपोष्ण है, टेम्परेट है, गर्म है, सर्द दोनों है। So it was grown in the northern Italy, southern France and in parts of Germany. तो ये भैया इंडिगो सबको पता होता है, लेकिन ये जो पौधा है, ठीक है, ये जो प्लांट है वुड, इसका भी इस्तेमाल जो है वेलवेट या जो इंडिगो नीला रंग है बनाने में इसका इस्तेमाल होता था। इसकी खेती जो है कहाँ होती थी, यूरोप में होती। ओके, आगे चलते हैं। क्लॉथ डायर्स हाउएवर प्रेफर्ड इंडिगो एज अ डाई। इंडिगो प्रोड्यूस्ड अ रिच ब्लू कलर। इसका जो कलर था नीला रंग काफी अच्छा आता था, ऑब्वियसली इसकी डिमांड ज्यादा होगी। और जो वुड जो प्लांट था, इससे जो नीला रंग आता था वो इतना साफ, इतना अच्छा नीला रंग नहीं होता था। By the 17th century, European cloth producers persuaded their governments to relax the ban on indigo import. The French began cultivating indigo at Saint Dominic in the Caribbean island, the Portuguese in Brazil, English in Jamaica, and the Spanish in Venezuela. Indigo plantations also came up in many parts of North. का मतलब कि नील का जो खेती है, अब देखो कि भारत के अंदर में नील की खेती को लेकर के गांधी जी ने चंपारण का आंदोलन किया था। और आप देखो कि नील की खेती पूरी दुनिया में फैला रखी है यूरोपियंस ने। सिर्फ हमारा ही शोषण नहीं किया है, पूरी दुनिया में जहां जहां गए हैं ये लोग, वहां वहां इन्होंने एक्सप्लॉयटेशन किया है। प्लांटेशन बागान क्या होते हैं, अ लार्ज फार्म ऑपरेटेड बाय अ प्लांटर, मतलब एक ही किस्म की फसल उगाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पर जो है, जो ये यहाँ पे प्लांटेशन थे, बागान थे, यहाँ पे बेगार कराई जाती थी। जहां पर कहीं पर शुगर केन की खेती हो रही है, कहीं चाय की खेती हो रही है, कहीं कॉटन की हो रही है, कहीं कॉफी की हो रही है। बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी का जब अंत हुआ, मतलब 1799 आ गया, 1799, द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो ग्रू, डिमांड बढ़ी, बढ़िया नीला रंग आता था इससे। तो ब्रिटेन began industrialize and its cotton production expanded dramatically, creating an enormous new demand for cloth dyes. अब ब्रिटेन के अंदर में कपड़ा उद्योग भी बढ़ रहा था, तो भाई कपड़ों को रंगने के लिए डाइस की डिमांड भी बढ़ेगी। और भारत का जो इंडिगो था, जो भारत के अंदर में जो नील की खेती होती थी, बड़ी शानदार थी वो, बड़ा बढ़िया गाढ़ा नीला रंग प्रोड्यूस करती थी वो, इन कंपैरिजन टू वुड प्लांट के। While the demand for indigo increased, its existing supplies from the West Indies and America collapsed for a variety of reasons. वैरायटी ऑफ रीजन में मैं आपको बता दूं कि 1799 आते आते अमेरिका हो गया था आजाद। एक बार समझ में, अमेरिकन रिवॉल्यूशन हो चुकी, ये समझ लीजिए। और फ्रांस
फ्रांस के अंदर में फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रही थी, नेपोलियन बोनापार्ट की एंट्री हो रही थी और वो ब्रिटेन का दुश्मन है वो। तो इन सब वजहों से अमेरिका से, ठीक है, और जो फ्रांस के एरियाज हैं वहां से इंडिगो की जो सप्लाई थी वो हिंडर कर रही थी, वो नहीं हो रही थी। अब देखो 1783 से 1789, अब देखो 1783 में हुई थी ट्रीटी ऑफ पेरिस, पेरिस की संधि हुई थी। अब भाई डॉट्स कनेक्ट करने के लिए मुझे थोड़ा सा ना अपनी लिमिट बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं होगा, बस ओरली होगा ये। पेरिस की ट्रीटी से अमेरिका की आजादी कंफर्म हुई थी और 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्टार्ट हुआ था। तो आप समझ लो कि क्यों इंडिगो की डिमांड घट रही थी। अब जैसे चीन के अंदर कोई भयानक क्रांति हो जाए तो पूरी दुनिया में मोबाइल फोन का संकट पैदा हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा सप्लाई तो वहीं से है। समझ गए? ओके, तो बहुत जाहिर सी बात है कि ब्रिटेन के अंदर में जो लोग थे नील की खेती करवाने वाले, अब वो भारत के किसानों पर दबाव बनाए, बंगाल के किसानों पर, बिहार के किसानों पर। ओके, तो अब जब इंडिगो की डिमांड बढ़ी यूरोप के अंदर में, तो बहुत जाहिर सी बात है इंडिगो की खेती बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, और बंगाल के अंदर में बहुत तेजी से खेती इसकी बढ़ाई गई। आप यहाँ पे आंकड़े देख सकते हैं 1788 में, जहां पर बंगाल के 30% जो है, in 1788 only about 30% of the indigo imported into Britain was from India, और 1810 आते आते 95% जो इंडिगो बंगाल में उगाया गया वो कहां भेजा गया? ब्रिटेन भेजा। And as the indigo trade grew, commercial agents and the officials of the company began investing in indigo। भाई इंडिगो की जैसे आज की डेट में आप देखो कि सैनिटाइजर का बिजनेस, फार्मास्यूटिकल का बिजनेस, मेडिकल स्टोर धूमधाम से खुले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस है भाई, बिजनेस है। ऐसे ऐसे इम्यूनिटी बूस्टर आ गए मार्केट में कि जो अब तक चर्चा ही नहीं होती। आप देखो अपने इर्द गिर्द इम्यूनिटी, हर चीज भाई साहब इम्यूनिटी बढ़ा रही है आज के टाइम पे। इम्यूनिटी का व्यापार हो रहा है, कोविड के समय में इम्यूनिटी का व्यापार हो रहा है। अच्छा भाई, तो बहुत जाहिर सी बात है कि अब हमारे किसानों का शोषण भी होगा और किसान विद्रोह भी करेंगे। और ऐसे विद्रोह केवल भारत में नहीं हुए, यहां देखो सेंट डोमिनिक गुलामों का विद्रोह। In the 18th century, French planters produced indigo and sugar in the French colony Saint Dominique, कैरेबियन में था। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, सेंट डोमिनिक किसका उपनिवेश था? अंग्रेजों का, फ्रांसीसियों का, पुर्तगालियों का, डचों का? जवाब किसका होगा? फ्रांसीसियों। लोग सोचेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री आती